नमस्कार। आज मैं आपके सामने राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी के विचारों को लेकर प्रस्तुत हूं। राष्ट्रीय चेतना के कवि मैथिली शरण गुप्त। मित्रों, वर्तमान में ही हमने आजादी का अमृत महोत्सव वर्ष हर्षोल्लास के साथ मनाया है। हम ये कदापि न भूलें कि इस आजादी के आंदोलन में समाज सुधारक, स्वतंत्रता सेनानी तथा साहित्यकारों की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। अनेक साहित्यकारों ने गुलामी की बेड़ियां तोड़ने के लिए तथा भारतीय नागरिकों में चेतना निर्माण करने के लिए राष्ट्रीय काव्यधारा का सृजन किया है। यह तो हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल से ही वीर गाथा साहित्य रहा है। समय समय पर साहित्यकारों ने राष्ट्रीय अस्मिता निर्माण करने हेतु अपनी कलम चलाई है। आधुनिक काल में भारतीय युग को द्वितीय उन्मेष के रूप में देखा जाता है। राष्ट्रीय काव्यधारा का तृतीय उन्मेष द्विवेदी युग में हुआ। भारतीय युग में देशभक्ति के साथ साथ राजभक्ति भी थी, परंतु द्विवेदी अर्थात मैथिली शरण गुप्त जी के संदर्भ में देखा जाए तो देशभक्ति प्रबलता के साथ दिखाई देती है। देशभक्ति का विचार करें तो हम कदापि गुप्त जी को भूल नहीं पाते हैं, क्योंकि इस काल में उन्होंने अपने काव्य द्वारा राष्ट्रीयता की भावना को सर्वोच्च स्थान प्रदान किया है। मित्रों, हिंदी साहित्य के इतिहास में राष्ट्रीयता की भावना निर्माण करने वाले कवि मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म 3 अगस्त 1886 को चिरगांव, झांसी जिले में हुआ। उनकी प्राथमिक शिक्षा चिरगांव में हुई। उसके बाद अंग्रेजी पढ़ने हेतु मैकडॉनल्ड स्कूल झांसी चले गए थे, परंतु वहां मन न लगने के कारण घर पर आकर ही वहीं संस्कृत, बांग्ला तथा हिंदी का अध्ययन वे करते रहे। पैतृक संपत्ति के रूप में ही कई तो शक्ति प्राप्त करने वाले गुप्त जी की रचनाओं में भारतीय संस्कृति तथा देश प्रेम की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। तत्कालीन गुलाम भारतीयों का ध्यान देश की दुर्दशा की ओर आकृष्ट करते हुए गुप्त जी ने भारत भारती की रचना की। पंचवटी, अनग, सिद्धराज, यशोधरा, जयद्रथ वध, प्रदक्षिणा, द्वापर, विष्णुप्रिया, गुरुकुल, शक्ति, काबा और करबला, सहरंदी, नहुष, शकुंतला, रंग में भंग जैसे काव्य ग्रंथों के साथ साकेत, यशोधरा नामक महाकाव्यों का सृजन किया। मित्रों, कोई भी साहित्यकार तभी सफल माने जाते हैं जब वे युगानुकूल नूतन काव्य की रचना करते हैं। जागरूक प्रहरी की तरह गुप्त जी नए परिवर्तन का विचार करते रहे। वे अपने जीवन में जो सफल बने, यही उसका कारण रहा। उनका काव्य सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक तथा साहित्यिक दृष्टि से युगानुकूल रहा है। तत्कालीन समय में राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज के विचार जनता में चेतना निर्माण कर रहे थे। महर्षि दयानंद सरस्वती के आर्य समाज के विचारों से प्रेरित होकर, थियोसॉफिकल सोसाइटी के विचारों से प्रेरित होकर समाज काफी परिवर्तित हो रहा था। वर्ण वर्ग संबंधी भेदभाव कम हो रहा था। भारतीय समाज बाल विवाह, बहुविवाह, अस्पृश्यता, सती प्रथा का विरोध कर मानवतावादी विचारों को अपनाते हुए आगे बढ़ रहा था। इसका चित्रण गुप्त जी के साहित्य में होना स्वाभाविक था। उनका कहना था, उत्पन्न हो तुम प्रभु पदों से जो सभी को ध्येय है। उत्पन्न हो तुम प्रभु पदों से जो सभी को ध्येय हो। तुम हो सहोदर सुरसरी के चरित जिसके गेय है। तत्कालीन समय के साथ आज भी हम एकता का महत्व जानते हैं। गुप्त जी के अनुसार सांप्रदायिक भेदभाव देश की एकता के लिए खतरा था। धर्म, जाति, भाषा, भूषा, वर्ण, वर्ग आदि भेदभाव भूलकर एक बनने से ही कठिन से कठिन कार्य भी सहजता से साध्य होते हैं। इसलिए देशवासियों को आपसी भेदभाव भूलकर एक बनने और देश को स्वतंत्र करने हेतु वे कहते हैं, आओ मिलो सब देश बांधव हार बनकर देश के। आओ मिलो सब देश बांधव हार बनकर देश के। साधक बने सब प्रेम से सुख शांतिमय उद्देश्य के। क्या सांप्रदायिक भेद से ऐक्य मिट सकता हो? क्या सांप्रदायिक भेद से ऐक्य मिट सकता हो? बनती नहीं क्या एक माला विविध सुमनों की कहो।
मित्रों, उन्होंने इतना ही नहीं कहा, आगे वे ये भी कहना चाहते हैं, है कार्य ऐसा कौन सा साधे न जिसको एकता, देती नहीं अद्भुत अलौकिक शक्ति किसको वह एकता, दो एक एकादश हुए किसने नहीं देखे सुने, हाँ हाँ शून्य के ही योग से अंक होते 10 गुने, अंक होते 10 गुने। पराधीनता के सिकंजे से मुक्ति पाने हेतु भेदभाव का त्याग करना अनिवार्य था। अतः मानव धर्म को ही श्रेष्ठ मानने, राष्ट्र धर्म को ही सर्वोत्तम स्थान देने में ही सभी का हित है। इसका विचार करते हुए उन्होंने कहा है कि हम एक दूसरे का सुख दुख बांटते हुए प्रत्येक को अपना लेंगे। प्रत्येक जन को बंधु अपना जान लो। अरे प्रत्येक जन को बंधु अपना जान लो। सुख दुख अपने बंधुओं का आप अपना मान लो। सब दुख यों बंट कर घटेगा, सौख्य पावेंगे सभी। हाँ हाँ शोक में भी सांत्वना के गीत गावेंगे सभी। शोक में भी सांत्वना के गीत गावेंगे सभी। गुप्त जी के धर्म निरपेक्षता के विचार भी उतने महत्वपूर्ण रहे हैं। हर धर्म तथा धर्म ग्रंथों में मानवता, करुणा, प्रेम, शांति, अहिंसा, दया का संदेश दिया गया है। यद्यपि प्रत्येक धर्म के रीति रिवाज में अंतर हो सकता है, फिर भी नीति में कभी अंतर नहीं हो सकता। इसीलिए कवि कहना चाहते हैं, उपदेशक जन जगत में जितने हुए प्रमाण, उपदेशक जन जगत में जितने हुए प्रमाण, उन सब का उपदेश है एक लोक कल्याण। जहां भेद है रीति में, नहीं नीति में भेद। सदुपदेश है एक ही, क्या कुरान क्या वेद। हम देखें, वास्तव में चाहे वेद हो या कुरान हो, इसमें कोई अंतर नहीं होता है। गुप्त जी का साहित्य वैष्णव भावना से परिपोषित होने के साथ साथ राष्ट्रीय चेतना से अनुप्राणित रहा है। तत्कालीन गुलाम भारत को स्वतंत्र करने वाले लाल, बाल और पाल तथा गणेश शंकर विद्यार्थी उनके आदर्श रहे। गांधी जी के राजनीति में आने से पूर्व गुप्त जी गरम दल से प्रभावित थे। जयद्रथ वध तथा भारत भारती में गुप्त जी का क्रांतिकारी स्वर सुनाई पड़ता है, परंतु सन 1917 में चंपारण अभियान के साथ गांधी जी ने राजनीति में सक्रिय प्रवेश किया। महात्मा गांधी जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तथा विनोबा भावे जी के संपर्क में आने के बाद गुप्त जी गांधीवाद के व्यावहारिक आंदोलक बने। 16 अप्रैल 1941 को व्यक्तिगत सत्याग्रह में सहभाग लेने के कारण गुप्त जी को जेल की सजा हुई। उन्हें पहले झांसी जेल में और बाद में आगरा जेल में रखा गया। आरोप सिद्ध न होने के कारण 14 नवंबर 1941 को उन्हें छोड़ दिया गया। यद्यपि गुप्त जी 7 महीने जेल में रहे हो, फिर भी उनके राजनीतिक तथा राष्ट्रीय विचार उनके साहित्य में यत्र तत्र दिखाई देता है। भारत भारतीय रचना में दासता की बेड़ियों से मुक्त करने हेतु आग्रह करते हुए भारतवर्ष की श्रेष्ठता गुप्त जी ने निम्न पंक्तियों के माध्यम से व्यक्त की है। उनका कहना था, भूलोक का गौरव प्रकृति का पुण्य लीला स्थान कहा, फैला मनोहर गिरि हिमालय और गंगा जल जहां, संपूर्ण देशों से अधिक देश किस देश का उत्कर्ष है, संपूर्ण देशों से अधिक देश किस देश का उत्कर्ष है, उसको कि जो ऋषि भूमि है वह कौन, वो भारतवर्ष है, वह भारतवर्ष है। भारतीयों के अहिंसापूर्ण आंदोलनों का वर्णन करते हुए उन्होंने सुंदर पंक्तियां कही है। अस्थिर किया टोप वालों को गांधी टोपी वालों ने, शस्त्र बिना संग्राम किया है इन माई के लालों ने, अपने निश्चय पर ये दृढ़ है मारो पीटो बंद करो, अजब बांकपन दिखलाया है इनकी सीधी चालों ने। मित्रों, ये बात बिल्कुल सही है कि टोप वाले अंग्रेजों को गांधी टोपी वाले भारतीयों ने अहिंसा के मार्ग से विरोध किया। आज तक हमने 2 विश्व युद्ध देखे हैं तथा वर्तमान में दुनिया रूस तथा यूक्रेन युद्ध का विनाश भी देख रही है। तीसरा विश्व युद्ध न हो, इसलिए अहिंसा आवश्यक है। यहां गुप्त जी की उपरोक्त पंक्तियां हमें प्रासंगिक लगती है। गुप्त जी की एक और महत्वपूर्ण रचना है
साकेत, इसके लेखन के लिए उन्हें 15 वर्ष लगे। लक्ष्मण की उपेक्षित पत्नी उर्मिला का चित्रण करते हुए इसमें नवीनता, मौलिकता प्रदान की है। इसी रचना के 9वें सर्ग में कवि गुप्त जी ने किसानों को राज्य का वास्तविक प्रशासक माना है। अब प्रश्न यह है कि वास्तविक देश कौन चला रहा है? देश किसान चलाते हैं कि नेता चलाते हैं, अधिकारी चलाते हैं या कोई और चलाते हैं? ऐसी अवस्था में उर्मिला के मुख से कवि ने कहा है, हम राज्य लिए मरते हैं, सच्चा राज्य परंतु हमारे कर्षक ही करते हैं। जिनके खेतों में है अन्न, अरे जिनके खेतों में है अन्न, कौन अधिक उनसे संपन्न? पत्नी सहित विचरते हैं वे, भव वैभव को भरते हैं, हम राज्य लिए मरते हैं। वे गोधन के धनी उदार, वे गोधन के धनी उदार, उनको सुलभ सुधा की धार, सहनशीलता के आगर वे, श्रम सागर को तरते हैं, हम राज्य लिए मरते हैं, हम राज्य लिए मरते हैं। साकेत में उपेक्षित उर्मिला की तरह ही गौतम की पत्नी यशोधरा की विरह वेदना का चित्रण है। उर्मिला तो अकेली थी, परंतु यशोधरा पुत्र राहुल को लेकर कहां जाएगी, ये प्रश्न था। संक्षिप्त में यही कह सकते हैं कि नारी के प्रति गहरी संवेदना रखने वाले कवि के रूप में गुप्त जी विख्यात रहे हैं। इसीलिए उनकी पंक्तियां हमें पढ़ने में आती है, अबला नारी हाय तेरी यही कहानी, अबला नारी हाय तेरी यही कहानी, आंचल में दूध और आंखों में पानी। गुप्त जी के संदर्भ में कहूं, उनकी और एक महत्वपूर्ण रचना है द्वापर। इसमें मुक्तक एवं प्रबंध शैली का सम्मिश्रित रूप दिखाई देता है। इस कृति में कवि ने श्रीमद् भागवत में वर्णित कृष्ण की कथा को नूतनता के साथ प्रस्तुत किया है। यूं तो गुप्त जी श्री राम के अनन्य भक्त थे, परंतु गोस्वामी तुलसीदास की तरह कृष्ण भक्ति करते तो क्या फर्क पड़ता है? गुप्त जी ने द्वापर में श्री कृष्ण के प्रति प्रचलित भ्रांतियों को दूर करने का प्रयास किया है। यूं तो इसमें वासना की गंध नहीं है, साथ ही इसमें नैतिकता, शील, मर्यादा का ध्यान रखते हुए भक्ति का वर्णन किया गया है। इस द्वापर के उद्धव गोपी संवाद में समयानुकूल परिवर्तन भी दिखाई देता है। आज तक गोपियां उद्धव से शिकायत करती नजर आती हैं। श्री कृष्ण उद्धव एवं कुब्जा पर व्यंग्य बाण चलाती रही है, परंतु द्वापर की गोपियां श्री कृष्ण के सखा का मजाक नहीं उड़ाती, न ही कुब्जा को भला बुरा कहती है, परंतु प्रिय के बंधु कहते हुए उन्हें सम्मान देती है। निश्चित ही द्वापर प्रगीतात्मक प्रबंध काव्य है। इसमें श्री कृष्ण के ब्रज से लेकर मथुरा तक के जीवन तथा मथुरा से द्वारका तक चलकर राज्य स्थापित करने की कथा समाविष्ट है। शेष सभी पात्रों से संबंधित कथाएं मुख्य कथा से संबंधित है। राष्ट्रीय कवि होने पर भी गुप्त जी के काव्य में प्रकृति का चित्रण यत्र तत्र दिखाई देता है। साकेत में रात्रिकालीन प्राकृतिक छटा का मुग्धकारी वर्णन करते हुए कवि कहते हैं, चारु चंद्र की चंचल किरणें छे खेल रही थी जलथल में, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। गुप्त जी ने अपने विपुल साहित्य द्वारा राष्ट्रीयता की भावना मुखरित करते हुए नारी जीवन का महत्व, पारिवारिक जीवन का यथोचित चित्रण किया है। गुप्त जी राज्यसभा के सदस्य भी रह चुके हैं। भारत सरकार ने उन्हें सन 1953 में पद्म विभूषण से सम्मानित भी किया है। हिंदू विश्वविद्यालय द्वारा उन्हें डिलिट उपाधि से सम्मानित किया गया। उनकी राष्ट्रीयता की भावना को देखते हुए महात्मा गांधी जी ने राष्ट्र कवि के रूप में उनकी सराहना की थी। मैथिली शरण गुप्त जी की मृत्यु सन 1964 में हुई। उनकी प्रखर राष्ट्रीयता के विचारों को हम अहम स्थान दें और राष्ट्रीयता के विचारों से प्रेरणा लेते हुए देशभक्ति बनाए रखने, भारत की गरिमा बढ़ाने में ही हम सबका सम्मान है। यही कहते हुए मैं पुनः एक बार उनकी जयंती के अवसर पर मैं आप सभी की ओर से उन्हें हार्दिक अभिवादन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।